हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना इम्यूनिटी के अंदर टॉपिक चल रहा था। इम्यूनिटी के अंदर क्या टॉपिक, कौन सा टॉपिक हो गया था अपना? इन्नेट इम्यूनिटी हो गया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको इन्नेट इम्यूनिटी की डेफिनेशन करवा दी थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्लासिफिकेशन था इम्यूनिटी का। ठीक है, इसके अलावा अपन टाइप पढ़ रहे थे, इन्नेट इम्यूनिटी फिर और एक्वायर्ड इम्यूनिटी था। इन्नेट इम्यूनिटी में आपको करवा रहा था। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी की डेफिनेशन हो गई थी, फिर उसके टाइप्स हो गए थे, जैसे स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ठीक है, फिर इसके अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी भी देख लिए थे, एज, हार्मोनल इन्फ्लुएंस और न्यूट्रिशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी के। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो कैसे, उसकी क्या मैकेनिज्म होती है। ठीक है, वो एंटीजन जो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कैसे रेस्पॉन्स बॉडी के द्वारा क्रिएट करवाती है। ठीक है, तो अपन आगे पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म क्या होती है इन्नेट इम्यूनिटी की। तो जैसे कि सबसे पहले आपको दिख रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर फर्स्ट है आपका एपिथेलियल सरफेस, यानी जो बॉडी के जो एपिथेलियल सरफेस हो गए ना, वो क्या होंगे इसके अंदर इम्यूनिटी के अंदर, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट है आपका स्किन। ठीक है, जो एपिथेलियल सरफेस के अंदर आता है फर्स्ट आपका स्किन। तो स्किन क्या करेगा, स्किन एज ए मैकेनिकल बैरियर का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा, मैकेनिकल बैरियर का, यानी ये जो पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इनको आसानी से बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू एंटर होने से, ये स्किन है वो बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकता है। ठीक है, तो इस तरह ये एज ए मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है। फिर आगे देखते हैं कि इस जो, जैसे आपको बताया था कि स्किन एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड आल्सो प्रोवाइड बैक्टीरियासाइडल सिक्रीशंस, यानी ये स्किन क्या करता है, बैक्टीरियासाइडल सिक्रीशंस को भी क्या करता है, रिलीज करवाता है। यानी बैक्टीरियासाइडल क्या होते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ठीक है, ऐसे एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करते हैं उनको स्किन क्या करता है, सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, इसके अलावा द हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट इन ड्राइंग स्वेट। ठीक है, यानी जो अगर स्किन के अंदर जो साल्ट है, क्योंकि स्किन के अंदर जो पसीना आता है, स्वेट आता है, उसके अंदर क्या होता है, साल्ट ही होता है ना वो। तो ठीक है, तो वो साल्ट क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा द सीबेशियस सिक्रीशंस, यानी जो सीबेशियस, एक तो होता है साल्ट सिक्रीशन, इसके अलावा सीबेशियस सिक्रीशन। सीबेशियस मतलब यानी जो ऑयल ग्लैंड्स होती है अपनी, जो ऑयल निकलता है स्किन से। ठीक है, तो सीबेशियस ग्लैंड से रिलीज होते हैं जो सीबम, जिसको अपन बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले को बोलते हैं अपन सीबम। ठीक है, ये सीबम क्या करते हैं, ये ऑयल की तरह ऑयली पदार्थ है, ऑयली सबस्टांस रिलीज करवाते हैं स्किन से। उससे क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वो ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा और उनको बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकेगा। इसके अलावा जो स्किन के अंदर है, इसके अलावा और क्या होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, यानी मोनोसेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फैटी एसिड्स के होते हैं ना, जैसे मोनोसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, ठीक है, पॉलीसेचुरेटेड है, तो ये फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं स्किन के अंदर, ये रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी में, यानी बैक्टीरिया को किल करने के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अपन आगे बात करते हैं कि स्किन हो गया अपना। फिर सेकंड है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे करेगा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे करेगा, जैसे कि इनहेल्ड पार्टिकल्स आर स्टॉप इन द नेजल पासेज ऑन द मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस। यानी जो इनहेल्ड, जो अपन इनहेल करते हैं जो पार्टिकल, वो कहाँ पर जाके स्टॉप हो जाते हैं, नेजल पासेज ऑन द मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस, यानी जो अपनी नोज़ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर जाके वो ट्रैप हो जाते हैं, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। एक तरह से बोलते हैं कि जो मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अपनी नोज की। ठीक है, मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेती है, उनको ट्रैप कर लेती है। ठीक है, और ट्रैप कर लेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं पर क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा द म्यूकस सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्ट एज ए ट्रैपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना जो म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है, जैसे अपने कफ वगैरह भी आता है। ठीक है, तो या फिर जो अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज की, या फिर जो रेस्पिरेटरी
सिस्टम के अंदर अपनी ट्रेकिया की, ब्रोंकाई की, जो वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है एज ए ट्रैपिंग मैकेनिज्म, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप यानी पकड़ लेती है, ठीक है, ताकि वो अंदर आगे की तरफ ना जाए, ठीक है। एंड हेयर्स लाइक सीलिया प्रोपेल्स द पार्टिकल्स टुवार्ड द फेरिंग्स। इसके अलावा जो अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसके अलावा जो नोज नेज का जो पासेज है, ठीक है, नेजल पासेज, वहाँ पर जो हेयर लाइक्स, छोटे छोटे हेयर लाइक्स सबस्टांस होते हैं, उनको बोलते हैं अपन सीलिया, ठीक है। ये सीलिया क्या करते हैं, प्रोपेल्स द पार्टिकल्स टुवार्ड्स द फेरिंग्स, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो अपन आउटर एनवायरनमेंट से जो पार्टिकल इनहेल कर रहे हैं, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहेंगे, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, सीलिया जो फेरिंग्स या सीलिया है उनको कहाँ पर, प्रोपेल्स कहाँ पर आगे धकेल देंगे उन पार्टिकल्स को। प्रोपेल मतलब आगे धकेल देना, कहाँ पर, फेरिंग्स की तरफ, वेयर इट इज़ स्वेलोव्ड, यानी जब ये फेरिंग्स की तरफ आ जाएंगे, या तो ये क्या हो जाएंगे, या तो अपन इनको स्वेलोव्ड कर जाएंगे, ठीक है, निगल जाएंगे, या फिर इनको अपन क्या कर देंगे, कफ डाउट, यानी बाहर खांसी के थ्रू बाहर निकाल देंगे, ठीक है। द कफ रिफ्लेक्स एक्ट एज इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म टू द इनहेल्ड पार्टिकल्स, यानी जब भी कोई इनहेल्ड पार्टिकल्स अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो वो अपने के लिए एंटीजन ही है वो, तो वो क्या करेगा, जो इनहेल पार्टिकल है, एक तो क्या करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन उनको ट्रैप कर लेगी, और या फिर अगर ट्रैप कर लेगी तो जहाँ जो और अपने क्या नाम है, नोज़ पे जो नेजल पासेज है, वहाँ पर जो सीलिया परसेंट होते हैं हेयर लाइक्स, वो क्या कर देंगे, उसको प्रोपेल्स कहाँ पर धकेल देंगे, ये फेरिंग्स की तरफ धकेल देंगे। फेरिंग्स से क्या करेगा, फेरिंग्स पे आते ही वो क्या करेंगे, या तो उनको अपन स्वेलअप कर जाएंगे, या तो अपन निकल जाएंगे, या फिर जो कफ रिफ्लेक्स है अपना, वो कफ रिफ्लेक्स से अपन उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैसे करेगा, देखिए इन द माउथ प्रेजेंट सलाइवा, ठीक है, यानी जो माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम होता है सलाइवा, सलाइवा जो सलाइवा होता है ना माउथ के अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं ना टाइलिन, ठीक है, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो माउथ के अंदर। ये एंजाइम क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो माउथ के अंदर जो सलाइवा परसेंट होता है, वो उसके अंदर जो एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन, ठीक है, विच हैज़ एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने का काम करते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। सम बैक्टीरिया में बी स्वेलोव्ड एंड आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी अगर मान लो कि अगर कुछ बैक्टीरिया है वो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है उससे डिस्ट्रॉय नहीं हुए, तो वो क्या कहाँ चले जाएंगे, अपने स्टोमक की तरफ, यानी स्वेलोव्ड हो जाएंगे, ठीक है। वो आगे कहाँ चले जाएंगे, स्वेलोव्ड होके, यानी अपन उनको निगल कर कहाँ चले जाएंगे, वो निगल कर वो चले जाएंगे स्टोमक की तरफ, और स्टोमक की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किससे डिस्ट्रॉय जाएंगे, एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक, जो स्टोमक की जो गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। तो एसिडिक होती है, तो इस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्टोमक में जाकर क्या हो जाएंगे, वहाँ पर किल हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, तो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट कैसे हेल्प करेगा, यानी द फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एलिमिनेट द बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरिथ्रा, यानी जो अपना यूरिथ्रा होता है, ठीक है, तो यूरिथ्रा के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत परसेंट होते हैं, तो यानी जो यूरिन होता है उसका भी जो पीएच कैसी होती है, उसकी एसिडिक होती है। द एसिडिक पीएच ऑफ द वेजाइनल सिक्रीशंस, यहाँ पर वेजाइनल सिक्रीशन यानी जो यूरिथ्रा की जो अपनी यूरिन की है वो पीएच कैसी होती है, वो एसिडिक होती है, ठीक है। द फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन, यानी जब अपन यूरिन करेंगे, यूरिन पास आउट करेंगे, तो वो क्या करेगा, जो जो अपना यूरिथ्रा है वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर देगा, एलिमिनेट करवा देगा, बाहर निकाल देगा, कहाँ से, यूरिथ्रा से, ठीक है। इसके अलावा द एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइनल सिक्रीशंस, यानी जो वेजाइना के अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं वहाँ की जो पीएच होती है वह कैसी होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। वो किससे प्रिवेंट करती है, फीमेल को पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी जो पीएच अगर एसिडिक पीएच होगी तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अपना कंजक्टाइवा, तो कंजक्टाइवा क्या है, कंजक्टाइवा के अंदर मतलब जो आई, कंजक्टाइवा से मतलब होता है आई से रिलेटेड, यानी जो आई की जो आउटर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है उसको अपन बोलते हैं कंजक्टाइवा। तो जो टीयर्स होते हैं अपनी आइज़ के अंदर वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं, टीयर्स यानी जो आंसू होते हैं, ये टीयर्स क्या करते हैं, इसके अंदर टीयर्स के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, ठीक है। ये लाइसोजाइम क्या करता है, क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये लाइसोजाइम क्या करता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है,
किल कर देता है, ठीक है। जब फ्लशिंग अवे बैक्टीरिया, ठीक है, जो टीयर होता है वो क्या कर देता है, फ्लशिंग अवे यानी बैक्टीरिया को बाहर निकाल देता है। कैसे? या फिर उनको ख़त्म कर देता है। कैसे? अदर डस्ट पार्टिकल्स और अदर डस्ट पार्टिकल्स को भी। एंड द लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द टीयर्स हैज़ ए बैक्टीरियासाइडल इन्फेक्शन, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया है या फिर जो अदर डस्ट पार्टिकल है उनको क्या कर देगा, आइज़ के इंटरनल आइज़ के अंदर जाने से रोकेगा, यानी उनको बाहर ही वो क्या कर देगा, लाइसोजाइम से वो उनको किल कर देगा, ठीक है, जो बैक्टीरिया हो या फिर डस्ट पार्टिकल्स हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपना सेकंड आता है एपिथेलियल सरफेस के बाद में मैकेनिज्म ऑफ इननेट इम्यूनिटी के अंदर सेकंड आता है टिश्यू डिफेंस, ठीक है। क्या अब इननेट इम्यूनिटी यानी स्किन जो एपिथेलियल सरफेस अपने बॉडी का उसने तो एक्ट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा अपना सिस्टम है जो बॉडी का जो डिफेंस करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, वो कौन सा होता है, टिश्यू डिफेंस, यानी जो सेल्स और टिश्यू रहते हैं वो भी रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, ठीक है। देखिए कि इफ़ बैरियर होते हैं रुकावट, ठीक है, यानी वो स्किन हो गया, स्किन रुका बैरियर तो अपना, ठीक है। इफ़ बैरियर्स ऑफ द बॉडी इज़ ओवरकम बाय द ऑर्गेनिज्म, ओवरकम बाय ऑर्गेनिज्म मतलब अगर जो बैरियर यानी मान लो कि जो अपनी स्किन था, क्या अगर स्किन के थ्रू अगर बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया, ठीक है, तो उसके बाद में क्या कौन सा सिस्टम काम करेगा, आपका टिश्यू डिफेंस काम करेगा, ठीक है। इफ़ द बैरियर ऑफ द बॉडी इज़ ओवरकम यानी ओवरकम बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, उस बैरियर को पार कर लिया और बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इन नॉर्मल टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स प्ले दैट रोल इन इम्यूनिटी, यानी जब बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाता है, यानी स्किन के थ्रू जब एंटर कर जाएगा तो अपनी बॉडी के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर भी और बॉडी फ्लूइड्स में और ब्लड्स के अंदर। बॉडी फ्लूइड्स ब्लड ही हो गया, ठीक है, और बॉडी ब्लड भी हो गया और अदर बॉडी का अदर बॉडी फ्लूइड्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। तो टिश्यू फैक्टर में भी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ये भी दो टाइप में डिवाइडेड है टिश्यू फैक्टर। फर्स्ट होता है उसमें ह्यूमरल फैक्टर, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल सबस्टांस भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, ह्यूमरल फैक्टर भी बोल सकते हैं और एंटी बैक्टीरियल सबस्टांस। इसके अलावा सेकंड होता है सेलुलर फैक्टर और सेल फैक्टर, ठीक है। तो ये दो फैक्टर है किसमें आते हैं, टिश्यू डिफेंस के अंदर आएंगे, ठीक है। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी का जो बैरियर को ओवरकम कर जाता है यानी पार कर जाता है, या फिर जैसे स्किन को उसने क्रॉस कर दिया तो अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो जो बॉडी के जो टिश्यू और फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड्स है, वो भी अपना इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं कि ह्यूमरल फैक्टर या फिर एंटी बैक्टीरियल सबस्टांस की। इसमें देखिए कि बिसाइड स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन, यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन के अलावा, बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, ठीक है, यानी इसमें एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन वो अपन आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, लेकिन ह्यूमरल फैक्टर के अंदर क्या बता रहा हूँ, बिसाइड यानी इसके अलावा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन के अलावा मेनी ऑफ एंटी बैक्टीरियल सबस्टांस प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है, यानी ब्लड के अंदर और बॉडी फ्लूइड्स में एंटी बैक्टीरियल सबस्टांस पाए जाते हैं, ठीक है। मेनी एंटी बैक्टीरियल सबस्टांस आर प्रेजेंट इन द ब्लड सच एज, यानी वो कौन कौन से एंटी बैक्टीरियल सबस्टांस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, सच एज लाइसोजाइम, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था टीयर्स में, क्योंकि टीयर्स क्या है, बॉडी फ्लूइड्स होता है, तो ये बॉडी फ्लूइड में लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, अपने बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोपर्डीन होता है, बीटा लाइसिन, ये क्या है, बीटा लाइसिन। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा बैक्टीरिसिडीन ETC। तो ये एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस है, लाइसोजाइम, प्रोपर्डीन, बीटा लाइसिन, कॉम्प्लीमेंट, बैक्टीरिसिडीन। तो ये एक तरह से क्या है, ये केमिकल सबस्टांस है जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये सबस्टांस एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। दे किल द मेनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे, किल कर देंगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सेल फैक्टर की। तो सेल फैक्टर के अंदर क्या होगा, सेल फैक्टर के अंदर आपके सामने जो ये दिख रहा है फेगोसाइटोसिस, तो सेल फैक्टर के अंदर क्या आएगा, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस कहाँ पर होता है, फेगोसाइटोसिस होता है सेल्स के अंदर, ठीक है, यानी जब भी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है तो वहाँ पर जो अपनी ब्लड के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है,
ठीक है। जो फेगोसाइटिक सेल होती है जैसे मोनोसाइट है होती है, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स होती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स है और मोनोसाइट है, मैक्रोफेजेज है। ये क्या करेगी, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेगी। देखिए इसके अंदर क्या लिखा है यहाँ पर कि नेचुरल डिफेंस होता है। ये फेगोसाइटोसिस क्या होता है, अपनी बॉडी का नेचुरल डिफेंस होता है अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ ब्लड एंड टिश्यू बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके अंदर, ब्लड और टिश्यू के अंदर। तो जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिश्यू और ब्लड के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो अपना बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म किसके द्वारा मीडिएटेड होगा, किसके द्वारा स्टार्ट होगा, वो होगा फेगोसाइटिक सेल के द्वारा, ठीक है। तो जो फेगोसाइटिक सेल होती है अपनी बॉडी की, जैसे मैंने आपको बताया था न्यूट्रोफिल्स होती है, इसके अलावा मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस है। ये क्या करती है, फेगोसाइटिक सेल उस बैक्टीरिया को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर जाती है। इंजेस्ट मतलब खा जाती है, इंजेस्ट का मतलब होता है खा जाना, एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाती है, डिस्ट्रॉयड कर जाती है, ठीक है। अपन बात करेंगे फेगोसाइटोसिस कैसे होता है। तो फेगोसाइटोसिस की अपन बात करते हैं। देखिए फेगोसाइटोसिस की अपन बात कर रहे थे कि फेगोसाइटोसिस कैसे होता है। तो फेगोसाइटोसिस मैंने आपको बता दिया कि फेगोसाइटोसिस जो होता है नेचुरल डिफेंस होता है बॉडी का, और ये क्या करता है, जब भी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो ये फेगोसाइटिक सेल होती है अपनी बॉडी की, जो ब्लड के अंदर पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट वगैरह, ये एक्टिवेट हो जाती है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाती है, इंजेस्ट कर जाती है और उसको ख़त्म कर जाती है। तो फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि फेगोसाइटोसिस क्या है, इट इज़ ए सेलुलर प्रोसेस, ठीक है, जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था उस डेफिनेशन में भी, कि इट इज़ ए सेलुलर प्रोसेस होती है बाय विच द फॉरेन पार्टिकल्स और इन्फेक्शियस एजेंट, फॉरेन पार्टिकल किसको बोलेंगे, जो बाहर से आया हो, एंटीजन जो होता है, ठीक है, वो नहीं जो फॉरेन कंट्री से आए हो, ठीक है सभी। तो जो इट इज़ ए सेलुलर प्रोसेस बाय विच द फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन और इन्फेक्शियस एजेंट यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेस्टेड, ठीक है, इंजेस्टेड यानी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, निगल जाएंगे, एंड डाइजेस्टेड बाय द फेगोसाइटिक सेल, ठीक है। यानी जो फेगोसाइटिक सेल होती है जैसे न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेज, ठीक है, ये मैक्रोफेजेज अपन मोनोसाइट भी बोलते हैं इसको, यानी मोनोसाइट जब एक्टिवेट होती है वो किस में चेंज हो जाती है, मैक्रोफेजेज में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये दो सेल होती है, ये क्या काम करती है, एक तरह से फेगोसाइटोसिस का काम करती है। कैसे कि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स या फिर इन्फेक्शियस एजेंट है उनको क्या कर जाएगी, या इंजेस्ट कर जाएगी, निकल जाएगी, और डाइजेस्ट यानी खा जाए, और उनको अच्छी तरह उनका पाचन कर देगी, ठीक है। पाचन मतलब उनको अच्छी तरह उनका डाइजेस्ट करके उनको बाहर निकाल देगी बॉडी से, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। अब बात करते हैं अपन देखिए फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी स्टेज आती है। द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस इंक्लूड 4 स्टेज, के अंदर 4 स्टेज आती है। फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है कीमोटेक्सिस। ये क्या है, कीमोटेक्सिस मतलब क्या होता है कि जो फेगोसाइटोसिस होती है वो क्या होती है, यहाँ पर कहाँ पर पहुँच जाती है, इन दिस स्टेज द फेगोसाइट रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी जो इन्फेक्शन की जो साइट है वहाँ पर वो फेगोसाइट क्या कर जाती है, पहुँच जाती है। तो ये कैसे, क्योंकि जब इन्फेक्शन होगा या फिर इन्फ्लामेशन होता है तब क्या होता है, जो वहाँ पर केमिकल्स मीडिएटर रिलीज होते हैं, ये केमिकल्स मीडिएटर क्या करते हैं, उन फेगोसाइट को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो फेगोसाइट कहाँ चली जाएगी, इन्फेक्शन साइड की तरफ चली जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कीमोटेक्सिस का मतलब होता है कि जब इन्फ्लामेशन या फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है तब क्या होता है कि जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, केमिकल मीडिएटर रिलीज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोपर्डीन, बीटालाइसिन, कॉम्प्लीमेंट वगैरह, तो ये क्या करते हैं, उस फेगोसाइटिक सेल्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसलिए अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये फेगोसाइट कहाँ चली जाएगी, साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ चली जाएगी। और सेकंड बात करते हैं अपन अटैचमेंट, ठीक है। यानी पहला तो हो गया कीमोटेक्सिस के, वो इन्फेक्शन साइड की तरफ चली गई केमिकल्स के द्वारा अट्रैक्ट होके। अब आता है अटैचमेंट, यानी इसमें क्या होगा कि जो फेगोसाइटिक सेल है वो इन्फेक्शियस एजेंट के साथ में क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो इन्फेक्टिव एजेंट यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गेट अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ फेगोसाइट, यानी जब फेगोसाइट अगर अट्रैक्ट हुई है, ठीक है, इन्फेक्शन साइड की तरफ गई है, तो ये फेगोसाइट होती है वो इन्फेक्टिव
एजेंट जो फेगोसाइटिक की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन से जो इन्फेक्टिव एजेंट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सेकंड बात आती है अपन बात कर रहे थे अटैचमेंट की, ठीक है, यानी फर्स्ट हो गया था अपना कीमोटेक्सिस, यानी जो फेगोसाइटोसिस है वो कहाँ चली गई थी, इन्फेक्शन साइट की तरफ चली गई थी, और इन्फेक्शन साइट की तरफ गई तो वो क्या हो गए, अब सेकंड स्टेज आ जाते थे अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या हुआ कि जो फेगोसाइटिक्स जो सेल है, यानी न्यूट्रोफिल्स या फिर मैक्रोफेजेस की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर कौन अटैच हो जाएगा, इन्फेक्टिव एजेंट, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर तीसरी बात आती है इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन मतलब होता है उसको निगल जाना, ठीक है। तो इंजेक्शन के अंदर में क्या होगा कि इन दिस स्टेज द फेगोसाइट एंगल्फ इन्फेक्टिव एजेंट। एंगल्फ मतलब होता है निगल जाना, खा जाना। एंगल्फ का मतलब क्या हो जाना, निगल जाना। यानी पहले तो क्या हुआ, कीमोटेक्स यानी फेगोसाइटिक सेल है इन्फेक्शन साइट की तरफ गई, फिर वहाँ पर उसने फेगोसाइटिक सेल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेगोसाइटिक सेल के साथ अटैच हुआ, फिर वो फेगोसाइटिक सेल क्या कर गई, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर गई, यानी अपने अंदर निगल गई उसको, ठीक है, एंड फॉर्म फेगोसोम, और क्या बना लेगी, फेगोसोम। यानी जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस फेगोसाइट के अंदर एंगल्फ हो जाएगा, चला जाएगा, तो वो क्या बना लेगा, फेगोसोम, ठीक है। जब द फेगोसोम फ्यूज विथ लाइसोसोम, यानी जब ये फेगोसोम है वो किसके साथ में फ्यूज होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, जो लाइसोसोम होता है जो सेल्स के अंदर, यानी फेगोसाइटिक जो सेल्स है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम वगैरह। इसके अलावा वहाँ पर लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो ये फेगोसोम जो बनी है, ठीक है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फेगोसाइटिक सेल ने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर लिया, एंगल्फ कर लिया, ठीक है, एंगल्फ करके क्या बना लिया, फेगोसोम, ठीक है। तो ये फेगोसोम है वो किसके साथ में फ्यूज हो जाएगी, बाद में ये फेगोसोम जो बनी है वो फ्यूज हो जाएगी लाइसोसोम के साथ में, यानी फ्यूज मतलब बाइंड हो जाएगी, और क्या बना लेगी, यानी इन द साइटोप्लाज्म, यानी जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, यानी फेगोसाइटिक सेल का, यानी यहाँ पर बात करें अपन फेगोसाइटिक सेल के साइटोप्लाज्म की, तो जो फेगोसोम है वो किसके साथ में फ्यूज हो जाएगी, लाइसोसोम के साथ में, यानी ठीक है, और क्या बना लेगी, फेगोलाइसोसोम, ठीक है, और क्या बना लेगी, फेगोलाइसोसोम। यानी पहले तो जो एंगल्फ किया तो क्या बना लिया, फेगोसोम, फिर वो फेगोसोम वो लाइसोसोम के साथ में बाइंड हुई, फ्यूज हुई, तो क्या बना लिया, फेगोलाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है वो क्या कंटेंट करके लगता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी जो लाइसोसोम होता है सेल के अंदर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। यानी जो लाइसोसोम है वो क्या कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, किसके थ्रू, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू। फिर फोर्थ स्टेज आती है अपनी इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होगा था, एंगल्फ्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टेड बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी इंजेक्शन हो गया, यानी इंजेक्शन होने के बाद में इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, किसके द्वारा किल हो जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। समझ गए स्टूडेंट्स, यानी पहले हुआ था कीमोटेक्सिस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इन्फेक्शन के साइड की तरफ गया, ठीक है, यानी यानी जो फेगोसाइटिक सेल है वो इन्फेक्शन साइट की तरफ गई। फिर सेकंड बात हुई थी अपनी अटैचमेंट की, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो फेगोसाइट के मेम्ब्रेन के साथ में अटैच हुआ। फिर थर्ड हुआ इंजेक्शन यानी जब फेगोसाइट है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर गई, खा गई, और क्या बना लिया, फेगोसोम। फिर वो फेगोसोम है जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो लाइसोसोम होता है उसके साथ में फ्यूज हो गई, और क्या बना लिया, फेगोलाइसोसोम। और लाइसोसोम के अंदर क्या परसेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम परसेंट होते हैं। और फिर बात होता है अपन चौथी स्टेज इंटरसेलुलर डाइजेशन की। तो जो इंटरसेलुलर डाइजेशन में क्या होगा कि जो एंगल्फ यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल के अंदर एंगल्फ है, यानी वो निकला मतलब चला सेल के अंदर प्रेजेंट है, एंगल्फ्ड है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डाइजेस्टेड हो जाएगा, किसके थ्रू, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू। देखिए इस डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यानी जो पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये किसके अटैचमेंट में हुआ, ठीक है, ये है अपनी फेगोसाइटिक सेल जो आपको ये दिख रही है ना, ठीक है, इस आकार में बनी हुई, ये अपनी फेगोसाइटिक सेल है ये, ठीक है, और ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर इस फेगोसाइटिक के मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होगा, ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होगा, यानी अटैच हो गया।
फिर क्या होगा सेकंड, फिर ये हो गई अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट के बाद में थर्ड स्टेज मैंने आपको बताई थी इंजेशन। तो इंजेशन में क्या होगा कि जो ये मैक्रोफेजेज है, ठीक है, ये फेगोसाइटिक सेल है या फिर न्यूट्रोफिल्स है, ये क्या करेगी, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर जाएगी, इंजेस्ट कर जाएगी, एंगल्फ कर जाएगी। यानी अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ गया, फेगोसाइटिक सेल के अंदर आ गया, एंगल्फ हो गया, ठीक है, और क्या बना लिया, फेगोसोम, ठीक है। और ये फेगोसोम क्या करेगा, यानी फेगोसोम क्या करेगा, ये फेगोसोम है जो सेल के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है, ये जो प्रेजेंट है ना यहाँ पर, ये क्या है, सेल है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो यानी यहाँ का साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हर सेल के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ओनली बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइसोसोम के बारे में, ठीक है, कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हुआ फेगोसाइटिक मेम्ब्रेन के थ्रू, और फिर ये फेगोसाइटिक सेल है उसको क्या कर लिया, उसने एंगल्फ कर लिया, और एंगल्फ करने के बाद में क्या बना लिया, फेगोसोम बना लिया। और फिर ये फेगोसोम क्या करेगा, ये लाइसोसोम के साथ में जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसके अंदर जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम के साथ में बाइंड हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और क्या बना लेगा, फेगोलाइसोसोम, ठीक है। फेगोलाइसो, यहाँ पर इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक है, आप देख लेना, ये क्या होगा, फेगोलाइसोसोम, ठीक है। फेगोलाइसोसोम बना लिया। फिर ये फेगोलाइसोसोम बना लिया तो यहाँ पर लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, ये लाइसोसोम है, ठीक है, और ये फेगोसोम है, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों फ्यूज हुए और क्या बना लिया, फेगोलाइसोसोम, ठीक है। तो अब ये लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, और कहाँ से, जो बाकी जो रिमेनिंग जो रेसिड्यूअल बॉडी है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिमेनिंग पार्ट है, उसको क्या कर देंगे, ये बाहर निकाल देंगे, ठीक है। डिस्चार्ज मतलब बाहर निकाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। अगर ऐसे नहीं समझो तो ये भी देख लो कि ये कीमोटैक्सिस हुआ पहले, तो यानी जो फेगोसाइटिक सेल है वो इन्फेक्शन साइट की तरफ गई, फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच, ठीक है, अटैचमेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच द फेगोसाइट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेगोसाइट के साथ में अटैच हुए। फिर इंजेक्शन की बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच विद फेगोसाइट्स, फिर क्या हुआ, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन हुआ। इंजेक्शन में मतलब जो फेगोसाइटिक सेल है उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर गया, ठीक है, उसने क्या किया, एंगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर बात हुई लास्ट के अंदर डाइजेशन बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, फिर इनका क्या हुआ, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो उसका क्या कर गया, डाइजेशन कर गया, और इस प्रोसेस का क्या नाम था, इस स्टेज का, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। क्लास दिखने में बड़ी है लेकिन ये नोट्स छोटे हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से क्लास को अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। और आगे बात करते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।